मैंने 2 दफ़ा एडिट की है ज़िंदगी तुम्हारी। 2 दफ़ा किया? 2 दफ़ा क्या की। मतलब इसका मतलब? मैंने एक दफ़ा एडिट की तो मुझे अच्छी नहीं लगी। मैंने 1 को मैं देखी, मैंने डिलीट कर दी। कुछ लोग वाक़ई इस तरह की फ़िल्मों को पसंद नहीं करते। लेकिन मेरा जो एक पर्सनल वो एक है, मतलब मुझे इस तरह की फ़िल्में पसंद थी पहले भी। कहीं न कहीं आपने जो विजुअलाइज़ किया होता है स्क्रिप्ट के ऊपर वो उस तरह से नहीं, अगर कोई चीज़ आ रही होती तो वो भी एक वो करता है। लेकिन वो ज़ाहिर है मतलब आपके जब पहले ड्राफ्ट से दूसरा ड्राफ्ट निकलता है वो बेहतर होता है। फिर एक और जो चीज़ है, मतलब पता नहीं वो मेरे लिए तो मुझे लगता है कि वो होता है जैसे कोई गाना आता है तो वो अगर आप बार-बार सुने तो अच्छा लगना शुरू हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो। मेरा नाम सरमद खूसट है और आप देख रहे हैं या सुन रहे हैं ज़िंदगी तमाशा डीकंस्ट्रक्टेड। इट्स अ पॉडकास्ट सीरीज़ जिसमें हम ज़िंदगी तमाशा के साथ जो हमारी जर्नी रही है, मेरी और मेरी टीम की, मेरे कास्ट एंड क्रू की, उसको डिस्कस कर रहे हैं। आज मेरे साथ एक और बहुत ही इंटेग्रल, अहम और पुराने साथी मौजूद हैं जो इस सफ़र के बहुत शुरू से इसके साथ रहे और अभी तक मौजूद हैं। He's the head of post-production at Kusat Films. उसके अलावा his main talent is editing and he's one of the editors of ज़िंदगी तमाशा, नदीम अब्बास। क्या हाल है चौधरी साहब? अस्सलाम वालेकुम। नदीम अब्बास चौधरी या चौधरी नदीम अब्बास? नदीम अब्बास चौधरी। मैं चौधरी नहीं चौधरी लिखता। क्यों नहीं? मैं भी चौधरी मैं भी नहीं लाऊंगा चौधरी के नाल कोई मसला है सानू? स्क्रीन नेम नहीं। नहीं? ओह, मेरा भी स्क्रीन है। मेरा पूरा नाम पता है ना आपको क्या बनता है? मेरा नाम बनता है चौधरी सरमद अली सुल्तान खूसट। सारे जितने भी भाई ने सारे इकट्ठे एक भाई से। नदीम क्या हाल अहवाल है? सर अल्लाह का शुक्र है। ऑकवर्ड सी बात होती है ना, क्योंकि हम तो रोज़ मिलते हैं दफ्तर में, लेकिन अब इस तरह कैमरे के ऊपर हमें लगता है कि शायद कोई और शख्सियत नुमाया होनी चाहिए। खैर, हम वैसी बातें करेंगे जैसे हम करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू नदीम, आपकी और मेरी जर्नी तो बड़ी पुरानी है। जी सर। हाउ मेनी ईयर्स? 2015 से। 15। मोर महल? जी। मोर महल भी नहीं, मंटो के कुछ आखिरी जो काम थे हाँ, वो मंटो भी, का जो गाने 3 शूट हुए थे बाद में लाहौर के प्रमोशनल अंदर। वीडियोस, जी जी और फिर जो उसकी डीसीपी और फाइनल जो रिव्यू हो रहे थे उसमें भी जियो में होते थे तब। जी हाँ, जी बिल्कुल। तब वहाँ से हमारा सिलसिला मंटो से शुरू हुआ, फिर चलते चलते मोर महल जिसको हम भुला देना चाहते हैं फिर होते होते जी खूसट फिल्म्स में हमारा साथ शुरू होता है 2018 2018 में। ये ज़िंदगी तमाशा के राउंड ही ना, जिंदगी तमाशा से की शोट से कोई 20-25 20-25 दिन पहले। ओके, तो आपकी और खूसट फिल्म्स की जो एक जोड़ी बनी है वो ज़िंदगी तमाशा के साथ बनी। उससे पहले मैंने थोड़ा सा वो किया था आपका आखिरी स्टेशन का। आखिरी स्टेशन, राइट 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 राइट। नदीम, व्हेन आई से ज़िंदगी तमाशा पहली चीज़ दिमाग में क्या आती है? कोई अच्छी बात आती है, बुरी बात आती है, क्या आता है सबसे पहला? मतलब वो एक साइकोलॉजी का एक टेस्ट होता है, उसको हम फ्री एसोसिएशन कहते हैं, कि मैं आपको बोलूँ कि अब आपके दिमाग में जो पहला लफ्ज़ है आपने वो बोलना है, राइट? ज़िंदगी तमाशा। बहुत कुछ आता है। बहुत कुछ नहीं, पहला बताएं कि सब मिक्स से फीलिंग है। क्योंकि अगर मैं इसको देखूं तो मेरी पहली फिल्म थी तो वो एक है, हमेशा से वो रहेगा। आज 10 साल बाद भी मैं इसको याद करूंगा तो वो मेरा वो है। क्या है लाइन वो देवदास की, वो क्या बोलती है? पहला प्यार तो उम्र के फर्क की तरह होता है जो मिटाए नहीं मिटता। जब पारो की शादी हो जाती है ना बड़ी उम्र के आदमी से। अच्छा, तो ये पहला प्यार है आपका? जी बिल्कुल। तो बाद में फिर जो कुछ हुआ वो भी चीज़ें साथ साथ हैं, लेकिन ओवरऑल अच्छी यादें हैं। नदीम, अच्छी यादों के अलावा जो बहुत सी वही बातें लोगों को बिहाइंड द सीन नहीं पता होता चीज़ों का। मुझे याद है बहुत अच्छे से कि हमारा शुरू के शूट के बिल्कुल शुरू के दिन थे और हम छोटी सी कंपनी है जी, तो आपका काम तो सिर्फ पोस्ट प्रोडक्शन और एडिटिंग नहीं, इवन डेटा मैनेजमेंट, सारा डीआईटी भी आप ही देख रहे होते थे। रोज़ वो कार्ड्स को ग्रैब करना, उनका डेटा को सॉर्ट करना। और इन दिनों आपके वालिद साहब की वफ़ात शुरू के दिन थे ना? बिल्कुल जिस दिन ये पहला सीन शूट हुआ, पहला सीन ईद मिलादुन्नबी के करीब करीब ही, रबीउल अव्वल की 2 दिन पहले। 2 दिन पहले। आई एम सॉरी, मतलब वो तो एक वही कि कितनी पर्दे के सामने वाली कहानी के पीछे कितना कुछ हो रहा होता है। अच्छा,
बुरा, तकलीफ़ दे, सुकून देने वाला, हर तरह का हो रहा होता है। बट खैर, तो मुझे याद है वो 3-4 दिन हमारे लिए भी बहुत प्रॉब्लमेटिक थे, इसलिए कि हमारे पास इतना बैकअप कोई नहीं था। बट थैंक्स टू सम फ्रेंड्स जो आए वो हेल्प करने, बट आप फ़ौरन थोड़े दिनों में वापस आ गए थे। तो खैर जी, ये तो एक एहसानमंदी है जो कि उसका एक्सेप्टेंस भी करना चाहिए। आई एम वेरी थैंकफुल कि आपने इतना डिलीजेंटली उसको ऑन किया। अच्छा जी, तो कहानी शुरू करते हैं शूट से। शूट पे नहीं, आप कुछ शूट पे आए थे? जी मैं आप होते थे वहीं पे? नहीं, कुछ शॉर्ट्स पर शुरू के हाउ वर वी डूइंग डेटा, मतलब कार्ड्स बानू लेके आती थी। बानो लाती थी। राइट राइट राइट। बट हमारे पास इतने थे कार्ड्स के, रोज़ का शूट हो जाता था विदाउट कॉपीइंग डेटा ऑन। नहीं, लैपटॉप DIT बेसिकली नॉर्मली कर रही थी। निर्मली कर लेते। अल्लाह, मतलब मैंने किस कदर गुर्बत में इंडिपेंडेंट फिल्म बनाई हुई है कि AD टीम में से वन ऑफ द ADs वाज आल्सो डूइंग DIT। ऑफ कोर्स। पहली फुटेज जब नदीमा, वो एक आपने डेफिनेटली स्क्रिप्ट से ही शुरू किया था। जब स्क्रिप्ट आपने मैंने पढ़ा, स्क्रिप्ट पढ़ा था शूट से कोई 20-25 दिन पहले। 25 दिन पहले। तो मुझे स्क्रिप्ट पढ़ के ही मतलब कि ना मैं उसके जो एक ट्रांस होता है ना, वो 2-3 दिन में नहीं निकल पाया था उससे। तो सीन्स कौन से थे जो जरा खुब गए कि ये क्या हो रहा हो? ओवरऑल जो पूरा स्टोरी का नैरेटिव था ना, वो वही वाला जो एक मेन आपका एक आता है कि जो कैरेक्टर के साथ जो होना शुरू होता है ना, उसकी मतलब ख़ासतौर पर उसकी बेटी की तरफ से, तो वो मुझे वो लगा उन मतलब उन दिनों भी कोई मैंने मतलब एक वाक़या सोशल मीडिया के ऊपर देखा हुआ था, तो जो जिसकी वजह से मुझे लगा कि ये बहुत करीब की कहानी है। तो खैर बाकी जो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें थी जो उस तरह से तो नहीं, लेकिन मुझे उसने इफ़ेक्ट किया। ख़ास तौर पे वो जो मिलाद वाला सीन है। और नदी वो एज एन एडिटर, क्योंकि एडिटर की जॉब ऑलमोस्ट आप समझें कि मैं कई दफ़ा ये बात रिपीट भी कर चुका हूँ डिफरेंट मौक़ों पे। तो एडिटिंग ऑलमोस्ट एक आपकी आखिरी चांस होता है चीज़ को दोबारा लिखने का नए सिरे से, राइट? डायलॉग निकाल दें, रिएक्शन निकाल दें, पूरा सीन निकाल दें। जो सीन स्क्रिप्ट में नंबर 33 पे है वो नंबर 3 पे भी जा रही है। यू कैन डू सो मच, आप कहानी पूरी। बट एक इल्ज़ाम जो मेरा ख्याल है मुश्तरका हम दोनों पे लग सकता है कि हम दोनों की ज़्यादा बैकग्राउंड टीवी की रही है। जी सर। और हम टीवी के स्क्रिप्ट, आप भी मतलब आपके साथ स्क्रिप्ट और एडिटिंग का जो चलता रहा होगा, मैंने भी। सो आपने जब पढ़ा तो एज अ फिल्म स्क्रिप्ट आपको उसमें क्या फ़र्क लगी चीज़ें कि ये टीवी का ड्रामा नहीं है और मैं एक स्क्रिप्ट देख रहा हूँ, मतलब उसकी लेंथ के अलावा? इसका बेसिकली नैरेटिव का जो फ्लो था, मुझे कहीं भी नहीं लगा कि टीवी का एक हो सकता है। इवन मतलब अभी भी लोग कहते हैं कि लॉन्ग प्ले लगते हैं, बहुत सारे लोग। हाँ, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि वो मुझे नहीं पता कि उस फीडबैक के पीछे सिर्फ वो नॉलेज है कि उनको चूंकि पता है कि मैं ड्रामे बनाता रहा हूँ, या उनको लगता है ड्रामा कोई बुरी चीज़ है, या उनको फिल्म सिर्फ यश चोपड़ा वाली फिल्म चाहिए होती है। सर फिल्म का बेसिकली ऑडियंस का बहुत फ़र्क है ना, वो डिफरेंट उसके वो होते हैं। कुछ लोग वाकई इस तरह की फिल्मों को पसंद नहीं करते, लेकिन मेरा जो एक पर्सनल वो एक है, मतलब मुझे इस तरह की फिल्में पसंद थी पहले भी। मैं देखता था, और जो पढ़ने के अंदर भी मतलब मेरा जितना भी वो एक रहा है ना, तो मैं वही मतलब कि जो स्लो पेस नावल्स होते हैं, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, वो मुझे उसका वो एक रहता है। मतलब मैं हॉरर नहीं मैं देख सकता, मैं पढ़ नहीं सकता। Really? नहीं, मैं पढ़ नहीं सकता, मैं हॉरर देखता बहुत शौक से। मैं देख भी नहीं सकता। डर लगता है? नहीं, डर नहीं लगता मुझे। पता नहीं क्या है, मैं नहीं देखता। भाई जैसे मुझे बहुत अजीब बात है, मुझे कॉमेडी नहीं समझ आती। लाइक लोग कहते हैं ना कि आप रिलैक्स करने के लिए या अपने जहन को सुकून देने के लिए कॉमेडी देख लें। मैं कॉमेडी फिल्म्स मुझे नहीं समझ आती। आई मतलब इट्स नॉट माई गो टू जॉनरा। अच्छा जी, शूटिंग हो गई। जी सर। शूटिंग में मुझे याद है एक जो सबसे बड़ा सीक्वेंस था हमारा, बता दे, खुद बता दे, मैं खामोश हूँ सिर्फ इसलिए कि वही कि और वो जब वक्त गुजर जाता है ना, तो मेरा ख्याल है वो ज़रूरी नहीं है कि वो तकलीफ़ की तरह याद रहे। आई थिंक चूँकि सलूशन निकल आया था उसका। लेकिन एक भयानक वाक़या डेटा मैनेजमेंट के हवाले से क्या हुआ था?
मैं वो 4-5 दिन के बाद में वापस आया मेरे ख्याल में, तो कुछ फुटेज करप्ट थी, वो कॉपी के मतलब उसके अंदर कोई मसला हो गया था, तो वो ईद मिलादुन नबी वाले सीन जो थी उन्हीं के अंदर कोई एक शॉट था मेन सीन और उसके कुछ शॉट्स मिसिंग थे, और मुझे नहीं पता था कि आप और खिजर उस वक्त एक साथ हैं, और मैंने बहुत चुपके से खिजर को कॉल की, मैसेज किया कि ये मसला आ रहा है, हम शूट पे थे, और उनको वो कुछ नहीं पैकअप हो चुका बैकअप हो चुका, पैकअप हो चुका लेकिन कोई और शूट था ये, मतलब ऑफ कोर्स वो तो कुछ दिन पहले शूट हुआ था ना, हम जी कुछ दिन पहले हम किसी और लोकेशन पे कुछ कर रहे थे। पैकअप के बाद मैंने मुझे पता तो चल गया था पहले, लेकिन मैं वेट कर रहा था कि पैकअप हो जाए। हाँ। जब पैकअप हुआ, और मुझे उस वक्त तक ये नहीं पता था कि खिजर आपकी तरफ ही रहता है, खिजर और आरिफ दोनों मेरे घर पे रहते थे थ्रू आउट द और मैंने खिजर से मतलब वो एक था कि मैंने मैं पूछूं क्या इसका क्या हाल है, और मैं नहीं बताना चाह रहा था आपको कि थोड़ी सी भी टेंशन हो जाएगी। मुझे वो रात याद आ रही है, वो खिजर वो मेरे घर में वो जो दूर वाला कमरा है ना स्टडी, वहाँ पे बेचारे को मैंने, क्योंकि एक ही गेस्ट रूम में उधर आरिफ थे, तो वहाँ पे खिजर रात की किसी वक्त ना चुपके से आया, नॉक कर रहा है मेरे दरवाजे पे, और मुझे बता रहा है कि एक मसला हो गया और फिर मैं वहाँ पे स्टप करके बैठ गया हूँ सर्दियों की रात। आपकी कॉल जो अगर लोगों को भी लग रहा है कि हमको बिल्कुल आपस की बात कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा बैकग्राउंड ये दे देते हैं कि जी जब आज डिजिटल ज़माने में जब डेटा या जो भी आपने शूट किया है वो फाइल्स की शक्ल में स्टोर होता है, तो वो जो मेन सीन है जहाँ पे वो मिलाद में नाक पढ़ने जाते हैं और उनको रोक दिया जाता है, उसकी कवरेज थी, डिफरेंट एंगल से हमने किया हुआ था, तो उसमें से कुछ शॉट्स गायब हो गए, करप्ट हो गया, और ये नॉलेज मुझे मिली कोई 2-3 दिन के बाद। बहुत नहीं क्या फील हो रहा था उस वक्त, बहुत बुरा बुरा, और बुरे से ज़्यादा मुझे ना आई थिंक मेरे दो ही वो होते हैं, आई थिंक रिएक्शंस। एक होता है कि गुस्से में फिर मेरा एक वो दिमाग में लावा फटता है, दूसरा होता है मैं बिल्कुल सत्ते में चला जाता हूँ। आई थिंक मेरा नींद सकता था काफ़ी देर, और फिर मुझे ये नहीं समझ आ रही थी, और फिर कुछ देर के बाद मैं सोचता हूँ इसको ठीक कैसे कर, रीशूट नहीं हो सकता था वो रीशूट का सवाल ही पैदा नहीं होता। गो के मैंने दिमाग में बना लिया कि अच्छा वो टेंट था, वो लाइट थी, वो इतना सा टोटा हम दोबारा क्रिएट करें, बट नहीं किया था ना रीशूट, नहीं किया समहाउ में वो बैकअप से निकला था, बैकअप से कुछ ना कुछ निकला है। निकला। अच्छा, ये तो हो गई थी DIT की कहानी हमारी। असेंबली पे आते हैं, एंड हमने एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट ये किया है कि आप और बानो 2 डिफरेंट कट्स पे काम कर रहे थे। जी, एक नदीम अब्बास का कट है फिल्म का, और एक निर्मल बानो का कट है, और आप दोनों आपस में नोट्स एक्सचेंज नहीं कर रहे थे। हाउ इज दैट? अच्छा मैं आपको एक और बात बताऊँ, मैंने कभी किसी को नहीं बताई। मैंने 2 दफ़ा एडिट की है ज़िंदगी तुम्हारी। 2 दफ़ा की? 2 दफ़ा क्या मतलब इसका? मैंने एक दफ़ा एडिट की तो मुझे अच्छी नहीं लगी, मैंने वन को में देखी, मैंने डिलीट कर दी। पूरा वर्जन? पूरा वर्जन। ओह अच्छा। तो मैंने डिलीट कर दी। सिर्फ सब्तैन को पता है, और किसी को नहीं पता। सब्तैन इज़ उस वक्त तो ही वाज द जूनियर एडिटर, अब तो वो भी काम शाम सीख ही गया है, लड़का हमारा होशियार हो गया। वो सब फ़र्क करके इवन मैंने उसका बैकअप भी नहीं रखा, कुछ भी नहीं रखा, क्योंकि मुझे उसमें से वही, उससे पहले मैंने वो एक सोप में एडिट कर रहा था नादिया अफगन का बोल्ट, हाँ बोल्ट टीवी वाला। तो वो कहीं ना वो वाला जो वो था ना, जो पेसिंग और जो कट का एक होता है, वो मुझे लग रहा था कि मैं वही ले आया हूँ उसके अंदर, क्योंकि फुटेज भी तो अजीबोगरीब थी ना, मतलब इसको तो आप एडिट करने का बिल्कुल ही कोई नई साइंस निकालनी थी, क्योंकि ये तो बड़ा अनकन्वेंशनल हमने शूट किया हुआ था। अच्छा बुरा नहीं, लेकिन अनकन्वेंशनल था। बट आई थिंक बानो से भी गुफ्तगू हो रही थी मेरी अबाउट एडिटिंग, तो हम दोनों एग्री कर रहे थे कि पहला असेंबली भी नहीं चाहिए, जो पहला ड्राफ्ट होता है उसमें तो जहर ही लगता है काम। मुझे नहीं याद कि मुझे कभी भी अपना किसी भी चीज़ का पहला ड्राफ्ट एडिटेड पसंद आया। पसंद आने से मेरा देखिए मुझे फ़ौरन उससे वो होता है, मैं कहता हूँ भी मुझे डिस्टेंस करना है। उसमें बहुत सारी जो चीज़ें मुझे लगता है कि साउंड नहीं होता, और बहुत सारी चीज़ें उस तरह से होती नहीं है, तो वो भी एक कितना सा डाउन साइज हुआ होता है, वो प्रॉक्सी भी वो अजीब धुंधला और बुरा सा नज़र आ रहा होता है सब। और कहीं ना कहीं आपने जो विजुअलाइज किया होता है स्क्रिप्ट के ऊपर, वो उस तरह से नहीं, अगर कुछ चीज़ आ रही होती तो वो भी एक वो करता है।
लेकिन वो ज़ाहिर है मतलब आपके जब पहले ड्राफ्ट से दूसरा ड्राफ्ट निकलता है वो बेहतर होता है। फिर एक और जो चीज़ है मतलब पता नहीं वो मेरे लिए तो मुझे लगता है कि होता है जैसे कोई गाना आता है तो वो अगर आप बार बार सुने तो अच्छा लगना शुरू हो जाता है। तो इसी तरह में भी हम बार बार इसको वो करते हैं। बट आई थिंक वही जिस तरह टेक्स्ट बुक्स में ये कहते हैं कि अ फिल्म इज़ रिटन थ्राइस, वंस बाय द राइटर, देन बाय द डायरेक्टर एंड हिज टीम, सिनेमाटोग्राफर वगैरह, एंड लास्ट स्टॉप द एडिटर। सो आई थिंक इस तरह लिखने में कभी भी आपका पहला ड्राफ्ट आपका शूटिंग ड्राफ्ट नहीं होता, राइट? आप लिखते हैं, आप उसको बार बार तोड़ फोड़ करते हैं, उस प्रोसेस में कई दफ़ा वो आइडिया जो आपको बड़ा एक्साइट कर रहा होता है आप उस आइडिया को छोड़ देते हैं। लाइक अब जिस तरह जिस स्क्रिप्ट पे आजकल मैं काम कर रहा हूँ ये वो स्क्रिप्ट है जो कमली से पहले जिस पे काम शुरू किया था, और इस स्क्रिप्ट ने बिल्कुल ब्रीथ करना छोड़ दिया था तो मैंने उसको बिल्कुल साइड पे कर दिया। और अब वो ब्रीथ क्या, अब तो भागता दौड़ता मुझे हर वक्त मतलब तंग कर, समझे सही कि मे बी एडिटिंग के अंदर भी यही है कि उसको रीडू ही करना उसका मेन काम है। बहुत दफ़ा करना पड़ता है जो स्क्रीन प्ले की शफलिंग है, सीन जो शफल करते हैं। अभी जो लास्ट हमारा गया है इसके अंदर हमने जो बुसान को भेजा था उसके बाद फिर हमने कट बनाया था जो 2 घंटे 20 मिनट टाइम वाला फ्रॉम था। बुसान व्हिच इज 2019 टू नाउ ये तो 3-4 ड्राफ्ट इसके फिर भी फिर बने हैं इवन आखिरी दिन तक हम फिर इसके ऊपर काम कर रहे थे। ये लोगों को हमने नहीं बताया, आखिरी दिन तक हम काम ये कर रहे थे, सबटाइटल्स फिक्स कर रहे थे। और एक वो सीन जिसमें मैं खुद हूँ, हम उसके बारे में मखमसे में थे कि ये जो कि सेंसर से क्लियर है पूरा का पूरा, लेकिन हम यही सोच रहे थे ये यूट्यूब पे पूरा जाए ना जाए, बैक एंड फोर्थ। उस दिन मैं स्ट्रेस में घर पे ही था, मैं तो दफ्तर भी नहीं आया घबरा के। तो वो या सो यू जो पहला आपने जो मुझसे शेयर किया जो मैंने देखा था वो यानी आपका सेकेंड ड्राफ्ट था जी मेरे से और बानों का एक ड्राफ्ट चल रहा था। जी फिर हमने कंबाइन किया। फिर हम मिल के बैठे और हमने दोनों ड्राफ्ट देखे। जी और ज़िंदगी तमाशा आई थिंक सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि इसमें सिर्फ एक फेक पेसिंग नहीं हो सकती थी क्योंकि लॉन्ग टेक्स हैं मोस्ट। आई थिंक 70% ऑफ द फिल्म 60% लॉन्ग टेक्स में है। 60 राइट। तो मतलब उनका तो वही होता है कि आप ओपनिंग एंडिंग ही काट सकते हैं या आप पूरा निकालेंगे। बिल्कुल। और अभी भी मेरा ख्याल है हमारे पास तो एक फिल्म जितना मवाद और है पड़ा हुआ, या एक टीवी की किस्त जितना तो है पड़ा हुआ एडिटेड। हाँ 3.5 घंटे का पहला ड्राफ्ट था। अल्लाह माफ़ कर देना दे, मतलब कि गुनाह होगा हम सबको इस बात का कि हम इतनी लंबी फिल्में बनाते हैं। पता नहीं क्यों बट ज़िंदगी तमाशा के साथ आई थिंक एक वो चीज़ अटैच थी ना कि उसमें बस मुझे ये था कि इसके अंदर बस कोई फेक ड्रामा नहीं आना चाहिए, राइट? बस मोमेंट हो रहा है तो वो हो रहा है। मुझे वही लगता है जब आप क्लोजअप लगाते हैं, आप कहते हैं अब देखो इसको, ये अहम बात है, तो मुझे वो लग रहा था कि वो ऑडियंस को हम नहीं नुस्खा लिख के दें कि अब ये महसूस करें, अब इनको करीब से देखें, यू नो थिंग्स आर हैपनिंग एंड दे आर हैपनिंग, और हम बस उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं। उस पर मैं आपने जो क्लोज की बात की ना, मैंने जब डिलीट करने का फैसला किया था ना, उसकी पीछे भी एक वजह थी। वो एक सीन है जिसमें आरफ हसन बेटी के घर आता है कुछ सामान लेके के, तो वो पीछे गाड़ी के पास वो फैज ज़ैदी खड़ा उसके और तस्वीर उसकी वीडियो बनाता है। तो उसका क्लोजअप भी था, वो मैंने क्लोजअप यूज़ किया हुआ था। फैज़ ज़ैदी का क्लोजअप था उसका या वो इसलिए लगाइएगा कि फैज़ ज़ैदी ने मुझे एक दिन गिला किया था कि मैं एक ही सीन में आया हूँ, तुमने काट दिया वो सीन। और उसके बाद फिर वो कट था जिसमें वो बेल बजाते हैं, उसका दूसरा एंगल भी था, तो वो लगा और वो उसी तरह एडिट हुआ सारे, मतलब जो एक होता है कि जितने भी शॉट्स हैं सारे आपने लगाने। उसके बाद मुझे लगा कि ड्रामा और फिल्म के अंदर कुछ तो फ़र्क होना चाहिए। अच्छा, उससे पहले हमारे पास प्रोजेक्टर नहीं था, तो प्रोजेक्टर हमें थोड़ा लेट मिला, क्योंकि जब मैंने प्रीव्यू प्रोजेक्टर के ऊपर किया ना तो मुझे उसका जो एक था ना वो बिल्कुल डिफरेंट लगना शुरू हो गया, छोटी स्क्रीन से थोड़ी सी बड़ी स्क्रीन उसके ऊपर। तो फिर दोबारा रीडू जब किया तो फिर वो वाले सारे शॉट हुए, और जो कट थे भी हमने उनको भी बहुत कम यूज़ कम कर दिया। आई रिमेंबर बिकॉज वही आई थिंक हर फिल्म अपनी एक या जिस तरह से आप उसको शूट करते हैं वो खुद एक अपनी कोई ज़बान लेकर आती है कि अब इसको आपको कैसे पेश करना है। ये लाइक फिर आपको याद है कि वो जो भी प्रोसेस हुआ, फिर
बालों के ड्राफ्ट से आपके ड्राफ्ट से हमने मिला के एक ड्राफ्ट बनाया, उसको भी हम फिर अब मिल के रिव्यू करते रहे, राइट। कुछ हद तक एक्टिवली फिर मैं एडिटिंग में शामिल हुआ और मिल के हमने जो फिर हमने एक फोकस ग्रुप किया जिसमें मीरा हाशमी आई थी, राइट। फिर हमने सोचा कि अब इसको क्या करते हैं। लाइक शुरू में फॉर एग्जांपल मुझे अभी तक याद है कि राहत इस्टेब्लिश होते हैं एज अ कैरेक्टर, सदफ़ होती हैं, माँ होती है, और फिर हम सब तो हमने फिर वो तय किया कि नहीं अब हम सिर्फ राहत को ही फॉलो करते हैं, सदफ़ को भी इग्नोर, सो एक उस तरह की चेंजेस और सबकी फीडबैक मिलू के हमने वो कर तैयार किया जो बुसान से पहले बाय द वे लोगों को बताते हमने कान भी भेजी थी वर्क इन प्रोग्रेस। कान में हम एक्सेप्ट नहीं किया था उस साल, लेकिन वो ऑफ कोर्स वो कट तो बिल्कुल ही रफ था, बहुत रफ था, और तो साउंड नहीं हुआ था, क्लीन नहीं था, ग्रेड कुछ भी नहीं था, राइट। तो हमने कान में भी सबमिशन की, और मुझे कभी कभी लगता है कि हमने गलत किया था उस वक्त, हमें फिनिश करके भेजनी चाहिए, वेट करना चाहिए था। अच्छा चलें कोई नहीं, वो तो जो तयशुदा होता है वो फिर तयशुदा होता है। उसका भी एक बहुत इंसिडेंट है, कुछ प्रॉब्लम हुआ था, इलेक्ट्रिसिटी है क्या था, 97% रेंडर होती थी और यूपीएस डाउन हो जाता था। वो 3 दफ़ा रेंडर हुई, मैं पूरी रात जागा उसके लिए, और पता नहीं क्या सीन था। तीसरी दुनिया के मसाइल भाई क्या करें कि मतलब 95% पे एक दफ़ा रुकी, 93% 97% पर रुकी, और वो सर्दियाँ थी और फिर भी एसी चल रहा है, सिस्टम हीट ना हो, क्योंकि वो पहला रेंडर जो था वो मतलब उसका टाइम भी बहुत लग रहा था। मतलब इसमें थोड़ा सा जो टेक्निकली मैं बात करूँ तो जो भी हम ड्राफ्ट मतलब जो भी एडिट होता है ना टाइमलाइन के, जब उसका पहला रेंडर निकलता है वो बहुत टाइम लेता है। अभी वो तो उसके बावजूद वो जो पीछे जिन्नुमा सर्वर लगे हुए हैं उनमें सब मशीनें जो भी हैं, तो मशीन दोस्ती जो है ना मेरी वो दिन ब दिन कम होती जा रही है। नदीम, अब हम अगर फास्ट फॉरवर्ड करें तो इस सारे एडिट के यानी पिक्चर लॉक के बाद एज द हेड ऑफ पोस्ट प्रोडक्शन आपका काम तो यहाँ तक नहीं था, आप डायलॉग एडिटर से भी कम्युनिकेशन में हैं, आप बैकग्राउंड स्कोर साकिन के साथ भी हैं, आप फातिमा सतार कलरिस्ट के साथ भी हैं, आप नेमत के साथ साउंड डिज़ाइन पे भी हैं, फिर आप अतीक चीमा के साथ साउंड मिक्स पे भी हैं, फिर डीसीपी भी बनना है, और फेस्टिवल सबमिशंस के अलावा पहला मुजाहिरा जो हमारा था वो था जी के यूएसबी पे फिल्म जानी है, पंजाब सेंसर बोर्ड वो स्टॉप याद है आपको? हमने वो उधर वो बुसान वाला कट भेजा था, बुसान वाला कट नहीं, हमने छोटा करके भेजा था उनको। डिस्ट्रीब्यूटर का वो था एक मसला कि वो इतनी लंबी फिल्म नहीं बट ये कट अभी वाले से लंबा ही था, लंबा था, वो 2 घंटे 18 मिनट 20 मिनट टाइप ना, वो कट था जो हमने सेंसर के लिए। उस सेंसर से पहले हमने एक दफ़ा देखी थी फिल्म जाके जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर भी था, और डिस्ट्रीब्यूटर ने हमें कहा था कि छोटा गया उसे, वो जो पहला हमारा टेक टेस्ट हुआ था। राइट सेंसर बोर्ड वाली स्क्रीनिंग हो गई, तब कैसा महसूस हुआ जब सर ने बखुशी पास कर दिया? बहुत अच्छा है ना, मेरे ख्याल है चौड़े हो गए थे हम और नज़र लग गई थी, नानी दादी कहती है ना आपकी, तो मेरे ख्याल हम खुश बहुत हो गए थे कि वाह वाह हमने तो बड़े सेंसिबली फिल्म बना ली है, और तो वो चीज़ सेंसर से क्लियर हो गई थी। 2-4 चीज़ें उन्होंने कहा था हज़फ कर दें, वो हमने हज़फ कर दी, हम बुसान चले गए। नहीं, उससे पहले अब हम आते हैं ट्रेलर पे। ट्रेलर की भी ड्राफ्ट मेरा ख्याल है कोई 25-30 तो आपने किए, बिल्कुल ठीक है, मेरे भी फीडबैक बीच में 5-6 बने थे, लेकिन कुछ ना कुछ हम जोड़ तोड़ करते रहते थे, और ट्रेलर की हमें समझ नहीं आती थी कि बात। और ट्रेलर में भी आई थिंक हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता था दोनों का कि हम ये सोचते रहते थे कि ये टीवी ड्रामे का प्रोमो तो नहीं लग रहा, ये समरी तो नहीं बन रही फिल्म की, फिर हम ये सोचते थे हम क्या दिखाएं क्या ना दिखाएं, क्योंकि वो दोनों सीन्स तो हम नहीं दिखाना चाहते थे जो हमारे अहम वो सीन्स थे। फिर महद से हमने हेल्प ली और महद ने हमारा ट्रेलर एडिट किया। महद को हमने कहा था कि ये चीज़ें नहीं दिखानी, और उसने उसी पे लगा दी, लेकिन हमने एग्री कर लिया खाने के लिए अच्छा बना, बहुत अच्छा। मतलब एज ए ट्रेलर मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी तमाशा का ट्रेलर जितना उसने लोगों को क्रिएटिव बना दिया,
अच्छे बुरे अंदाज में कि सब ने फिल्म की कोई अपनी ही कहानी इजाद कर ली। तो वो ट्रेलर तो किसी क्लास में पढ़ाना चाहिए कि भाई ये देखें और अब सोचें कहानी क्या क्या हो सकती है। और वो हर तरह की वाहियात तरीन कहानी और बुरी तरीन कहानी लोगों ने अपनी इमेजिनेशन से बनाई। हाउ डिड यू फील जब मतलब अभी जैसा मुझसे कोई पूछता है ना कि आपको अगर उस दिन में वो एक फिल्म कंपेनियन है वो जो इंडियन एक वो फिल्म रिव्यू करते हैं, फिल्म एनालिसिस करते हैं, तो उनके साथ मेरा इंटरव्यू था तो मुझसे पूछ रहा था लड़का कि अगर कुछ बदलना हो 4 साल पहले तुम जाओ, मैंने कहा फिल्म तो मैं बनाऊँगा, ज़िंदगी तमाशा ये बनाऊँगा, क्योंकि मैंने ना उस वक्त किसी गुस्से या इनकलाब या रिबेलियन में बनाई थी। लेकिन मैंने कहा शायद मैं ट्रेलर वैसा एडिट नहीं करूँगा। ये मेरे दिल से निकली थी क्योंकि मैंने कहा जो सच्ची बात है ज़मीर की, और वो सिर्फ इसलिए कि मुझे लगता है जो फिल्म में एक डेलिकेसी थी कि बातें हो रही हैं और आप ज़रूरी नहीं है उन बातों के ऊपर फोकस कर रहे हैं या टीवी ड्रामे की तरह उसके पीछे बैंग लगा के बता रहे हैं कि ये बात अहम है। हमने ट्रेलर में शायद ज़्यादा बता पैक कर दिया। बिल्कुल सही। हाँ। फिल्म के अंदर हमने डायलॉग से नहीं बताया, हमने छोटी छोटी चीज़ों से बताया। पर ट्रेलर देख के सबको लगा कि बहुत ही इसमें गंभीर बातें हैं और ट्रेलर थोड़ा ज़्यादा पावर पैक्ड हो गया था, राइट? बिल्कुल ऐसा ही है। और हालांकि हमने जब इसको डालना था यूट्यूब पे तो हम उससे पहले बहुत मुशावरत और इसके ऊपर 3 बजे मुझे याद है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने की थी शाम को, तो 3 बजे के करीब हमने कहा कि अब फाइनली हम सब खड़े होके सोच रहे थे क्या जाएगा। वोटिंग की थी। मेरा वोट उसी तरफ था कि ऐसे ही जाएगा। जी नहीं नदी नहीं, मैं इसके अगेंस्ट था। कमल आपा ने उसको यस किया था और मैं कहाँ था, मैं मेरा ख्याल आप नहीं आपका और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मुझे लगता है सेम था उससे। तो हम दोनों हार के वीटो करके निकल गई कवल खूसट बीच में से। और हाँ वो उनका फाइनल वोट हुआ था। वाह मैंने उनको एक दफ़ा बाद में कहा था आपको नीचे से बनाया और आपने आके ओए चले खैर जो भी हुआ। अगेन वही बात है कि आप जब याद करते हैं मैं सिर्फ इसलिए नहीं कि आप जस्टिफाई करें, आप अपने आप को इल्ज़ाम दें किसी चीज़ का, नॉट बिकॉज ऑफ दैट बट जस्ट बिकॉज के वही कि जब जनवरी 2020 आता है, जब हम रेडी हैं फिल्म के लिए, उसके दरमियान में जो भी हुआ आप उसके ऊपर मिट्टी डालते हैं क्योंकि 2-3 दफ़ा सेंसर हुई दोबारा फिल्म। जब सेकंड फुल वोट हुआ तो मैं उसमें छुट्टियों पे था और मैं स्वात में था। आपकी मुझे कॉल आई कि दोबारा बेचनी। ये कमली की शूट के बाद, कमली की शूट के बाद, क्योंकि ज़िंदगी तमाशा का बुसान वाला प्रीमियर होता है जी। और मैं वापस आता हूँ अक्टूबर में और 2 दिन के बाद हम चले जाते हैं शूट पे और वो हम फिर दिसंबर तक वो शूट कर रहे हैं जी। और फिर ये सारा प्रॉब्लम 25 या 27 दिसंबर था क्योंकि मुझे और इस्लामाबाद से ज़्यादा इस्लामाबाद में बार बार वो मंगवाना शुरू हो गए फिल्म। जी। और वो तो ऑफिशियल थी, अनऑफिशियली भी मंगवाई जाती थी जो हम भेजते रहते थे। वो तो मतलब वो बिल्कुल ऐसे ही था जैसे वो लोग नहीं पीआर पैकेज बस कहते हैं ये 15 लोगों को भेज दें, तो वो पीआर पैकेज की तरह में कहाँ भेजनी पड़ती थी। लेट्स नॉट गेट देयर। स्क्रीनिंग्स करवाई हमने बहुत सारी। स्क्रीनिंग्स करवाएं, स्क्रीनिंग बिल्कुल करवाएंगे। और मैं आज ना वैसे बोलना चाहता हूँ इस बारे में भी कि फिर लोगों को लगता है ना हमेशा कि वही आप एक किसी चीज़ से अगर आपने अपनी ला ताल्लुक़ की करनी हो तो सबसे पहले फ़ासला बनाते हैं आप, राइट? ये फिल्म कहीं दिल में मुझे ये ज़रूर था कि वो फ़ासला ही तो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। एक दाढ़ी वाले इंसान के साथ अब एक सर्टन तरह की आइडेंटिटी मंसूब करके जो कि पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है, ये 2 ख्यालात होते हैं ना। आधी दुनिया कहेगी जी मौलवी बड़ा अच्छा होता है, आधी दुनिया कहेगी मौलवी बुरा होता है, राइट? इस फिल्म में तो हम वो बात ही नहीं कर रहे थे। हम तो एक अच्छी साइड भी दिखा रहे हैं, बुरी साइड भी। एक इंसान का रवैया हो सकता है, वो मैं दाढ़ी रख के भी बुरी बात कर सकता हूँ और दाढ़ी के बगैर भी बुरी बात कर सकता हूँ और अच्छी बात का भी यही। सो इन एनी केस तो जब ऑन रिकॉर्ड एंड आई थिंक नाउ वी शुड टॉक अबाउट इट कि जब लगा हमें कि ओहो कोई फिर भी ऐसी हमने एज एन आर्टिस्ट कोई गड़बड़ तो नहीं की, तो नदीम और मेरे वालिद साहब सोजो सिनेमा हायर किया और एक अब हम डिटेल में जाए बगैर बट 20-25 हाँ 15 से 18 मौलवी साहिबान मुख्तलिफ
तबका हाई फिक्र से उनको बुलाया गया, उनको फिल्म दिखाई गई, ठीक। उन्होंने इंटरवेशन के दौरान वहीं पे असर की नमाज भी पढ़ी, ज़ोहर की नमाज, क्योंकि मैं उस वक्त कराची था, राइट, जो मुझे याद है। और फिर उन सब ने क्या कहा कि फ़िल्म में हमें कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आई, हमने सबको एक पेपर दिए थे और पेंसिल्स दी कि आप अपने नोट्स बनाए, राइट। और वो खाली थे, वो खाली थे, सिवाय उन्होंने वही कहा कि वो लड़ाई में जो चंदे वाली बातचीत शायद होती है एक उस पे, और एक शायद उन्होंने कहा कि वो जो सीक्वेंस मेरा वाला है उसमें उन्होंने कहा कि वो शायद मैं किसी कैरेक्टर की दाढ़ी को हाथ लगा रहा हूँ। वो मुझे अब्बा ने बताया था, जिस पे अब्बा ने ये उनको बोला कि भाई दाढ़ी तो मतलब आप वो जो जिस दाढ़ी को मैं हाथ लगा रहा था वो तो बहुत ही एक फैंसी यूके बॉय टाइप दाढ़ी है, और दाढ़ी तो मतलब वही बात है कि वो सिखिज्म में भी है, इस्लाम में भी है और फैशन में भी है, मतलब तो वही कि वो इस तरह की दो बहुत छोटी छोटी बारीक बातें। वो अदील बिस्मिल्लाह बोलता है, उसके ऊपर भी था उनको, वो तो सेंसर ने भी बाद में बोला कि जी वो बिस्मिल्लाह को इस तरह से, बट वही चले, ये माइनर बातें थी, क्योंकि मुझे याद है बचपन में बड़े बूढ़े से प्यार करते होते थे तो वही कहते थे आजा काका बिस्मिल्लाह, सो मुझे तो लगा कि इसमें कोई बुराई नहीं थी, बट चलिए अगर उससे भी किसी का सेंटिमेंट वो हो रहा था तो मतलब बिल्कुल इस तरह की बाल की खाल टाइप चीज़ें थी। और गो के वो सब ने फिर कहा कि हम किसी जगह दस्तखत फिर भी नहीं करेंगे, जब हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि जी क्या आप सब लोग, और उन्होंने बहुत अब्बा के बकौल, क्योंकि मैं नहीं था आप थे खैर वहाँ पे, अब्बा के बकौल वो बड़े आराम से बैठ के उन्होंने पूरी फिल्म देखी और चाय समोसा वगैरह जी खाना खिलाया था। ओह जी। तो इन एनी केस आई स्टिल फील कि ये बातें वो थी जिनके बारे में हम भी ये हो गए कि इन बातों को करना भी शायद बुरी बात है। क्यों बुरी बात है? वही बात कि हम किसी की प्राइवेसी को वो नहीं ब्रीच कर रहे। मैं उन लोगों के नाम नहीं ले रहा, मैं ये नहीं बता रहा कि वो किसी ख़ास फ़िरके के थे या नहीं थे। वो बिल्कुल पाकिस्तान के सिटीजन्स हैं, वो बाइज़्ज़त लोग हैं, वो काबिल एहतराम लोग हैं, वो अपने अपने जो भी उनके ज़िंदगी के वही बात है कि सिर्फ मौलवी होना भी तो कोई एक आपका खाली पेशा तो नहीं है ना, वो तो एक आपका इल्म से रिलेटेड भी है। तो इसमें बाय द वे आलिम भी मौजूद थे, जी बिल्कुल राइट, मुफ्ती साहिबान भी मौजूद थे जो देखने के लिए आए थे। सो ये ऑन रिकॉर्ड आज मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये भी हुआ। इन एनी केस जनवरी आया तो टूट फूट हुई, काफ़ी बहुत टूट फूट हुई हैं जी। पहली फीलिंग क्या थी, गुस्सा या डिप्रेशन? गुस्सा तो नहीं था, मतलब एक अजीब सी मतलब एक था बीच में। असल में मुझे जो सबसे पहला रिएक्शन है वो मेरा एक दोस्त था जिसने फेसबुक के ऊपर बहुत ज़्यादा पोस्टिंग शुरू कर दी। शिद्दत पसंद है हाँ, कोई बात। मैंने उसको कॉल की, मैंने कहा यार तुम मेरे ऑफिस आओ, मैं तुम्हें चाय पिलाता हूँ, तुम्हें फिल्म भी दिखाता हूँ। चलिए अच्छा, फिर यानी आपको वही कि सिर्फ और सिर्फ पब्लिकली जो लोग कह रहे हैं वो नहीं, बट पर्सनल लेवल पे लोगों ने आपको क्वेश्चन करना शुरू कर दिया कि ये है क्या किस्सा। लेकिन वो नहीं आया, वो देखने भी नहीं आया, इसलिए मेरे ख्याल में अभी भी शायद ना देखी हो। तो मेरी बात कराएं जरा, मैं उनसे फोन पे उनको खाने पे बुलाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। लेकिन उन्होंने फिर पोस्टिंग बंद कर दी। वो एक था। But that hurt you? तो हाँ, बहुत। He was a close friend. जी। बट यही ना नतीम, वही बात है कि जब आर्ट आप ज़िंदगी से उधार लेके चीज़ें और क्या उर्दू का लोग तो मुस्तार भी होता है। हाँ। मतलब जब लेके बनाते हैं तो कभी कभी वो जो रिवर्स स्पिल होता है ना, अभी वाकई सिर्फ बात किताबी या फैंसी बात नहीं, लेकिन जो कुछ ज़िंदगी तमाशा के साथ हुआ, आई थिंक इट वाज सो मच ऑफ राहत ख्वाजा। हम सब राहत ख्वाजा के उससे गुजरे ना, बिल्कुल। मतलब जब उलट गया ना कि आपने कुछ किया और लोगों ने तो बतंगड़ बनाने के लिए क्या क्या धज्जी। ट्रेलर में से किसी ने कहा जी कि वो जो लाइन है कि तुसी आसिया दी आखिरी फिल्म केड़ी वेखी सी, मैं दसो आसिया दी आखिरी फिल्म केड़ी वेखी सी। उसके ऊपर आई रिमेंबर कि व्हेन आई रोट दोज ओपन लेटर्स, आपको याद हैं जब मैंने लिखे थे, तो फिर मुझे पीएम ऑफिस से मैंने ईमेल की और उधर से जो भी
अगेन प्रिवेसी की वजह से जेंडर भी नहीं मैं रिवील कर रहा, वो जो भी इंसान मुझसे गुफ्तगू कर रहा था तो उन्होंने भी, और शुरू में कि हाँ जी कुछ करते हैं देखते हैं, क्योंकि मैं ये कह रहा था कि ये नाइंसाफ़ी की बात है, मैं इस मुल्क का एक सिटीज़न हूँ, मेरे साथ ये हुआ है तो ये खैर। तो उस इंसान ने भी मुझे कहा ओहो आपकी फ़िल्म का पता है प्रॉब्लम क्या है, वो ट्रेलर में तो वो आप जो जिक्र कर रहे हैं आसिया बीबी का, तो आई सेड आसिया बीबी एंड दिस एंड हाँ जी, मैंने कहा जी उस पर बात नहीं हो रही, आसिया बाकायदा एक एक्ट्रेस थी, बहुत मशहूर थी, ये नाम वो भी नहीं है कि मैंने किरण या फ़िज़ा नाम रख दिया और के कोई भी, ये आसिया, अंजुमन, मुमताज़ ये असली नाम थे, और वो डीवीडी की दुकान पे खड़ा हुआ है और वो बात करे, तो मतलब इस तरह की चीज़ें उधेड़नी शुरू कर दी लोगों ने कि ये मसला हो रहा है इसलिए वो ख़ास जो जमात है वो आपके ख़िलाफ़ होगी, व्हाटएवर। बट फिर कोविड आ गया। हाँ, उससे पहले मुझे मैं एक और चीज़ शेयर करना चाहूँगा। आप शायद कराची में थे या क्या था? नदी इतनी खौफनाक बातें। तो हमने फिल्म को उसको डिफरेंट जगहों पे उसकी कॉपियाँ एक रात के अंदर उसको डिस्ट्रीब्यूट की। पर देखिए इसको कहते हैं ना खौफ व हिरास, वो यही होता है ना। उस रात में अकेला था ऑफिस के अंदर। उस दिन मुझे पहली दफ़ा डर महसूस हुआ था कि But that is what I'm saying कि अब मुझे नहीं पता कि ट्विटर पर अगर कोई चीज़ ट्रेंड करती है तो उसका असल ज़िंदगी में क्या वो होगा, बट जो खौफ व हिरास ट्विटर पे फैलाया गया, जो कैंपेन चलाई गई, जो हैशटैग्स चलाए गए, जो मतलब आई वुड लाइक टू कॉल इट टेररिज्म, इट इज़ टेररिज्म। आप टेरराइज़ कर रहे हैं लोगों को, आप लोगों को सिर्फ धमकी दे रहे हैं या आप लोगों को एक ऐसी जगह पे पुश कर रहे हैं जहाँ पे वो सेफ़ नहीं फील कर रहे, राइट। हमारे मुझे ये जो सेंसर बोर्ड या इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने जब वो भी लेटर कि जी हम इसको, अब बैन का लफ्ज़ वो नहीं इस्तेमाल किया उन्होंने, वो तो एक ट्वीट थी फिरदौस आशिक अवान की जिसमें उन्होंने लिखा था कि जी हम फिल्म को अभी पोस्टपोन कर रहे हैं और इसको इस्लामिक आइडियोलॉजी को भेज रहे हैं, तो वो ट्वीट थी। और उसके बाद एक जो भी कोई खानापुरी का लेटर था वो जब इंटरनेट पे आया उस पर हमारे दफ्तर का पता भी था। फिर मेरे उन दोस्तों ने जिनको मुझसे इमेजिनरी मसाइल थे बहुत से, उन्होंने मेरी आईडी कार्ड नंबर, मेरा फ़ोन नंबर, मेरा पता और वो जो भी खैर वो थी। बट हाँ मतलब वो खौफ व हिरास जो था वो डैमेजिंग था, ऑफ कोर्स डैमेजिंग था। बट छोड़, मतलब मैं वही सोचता हूँ कि कभी इंसान ने साइन अप नहीं किया होता उन चीज़ों के लिए और वो चीज़ें हो जाती हैं। और मुझे कुछ मौक़ों पे गिल्ट यही होता था कि यार ये तो फिल्म थी और मैं तो चलो जो कर रहा था वो कर रहा था, क्या मेरी टीम किसी भी तौर पे रेडी थी? क्या उन्होंने कभी सोचा था कि हम तो फिल्में ड्रामे बनाने वाले लोग हैं, हम ये इस किस्म की सियासत का शिकार होंगे? तो उसके लिए आई डोंट नो, मेरे दिल में कभी कभी अपॉलॉजी का ख्याल भी आता है कि आप सबसे मुझे अपॉलोजाइज़ करना चाहिए कि ऐ ते डील नहीं सी हुई साड़ी, ऐ ते मैं प्रिपेयर नहीं किया सी किसी ने भी मेंटली कि जी तुसी होए। अच्छा जी, फिल्म एडिट होती रही, फिर हम कमली पे चले गए, जो हमने ज़िंदगी तमाशा को थोड़ी देर के लिए कहा कि कोई बात नहीं, ये नहीं है हमारे पास, उसके बीच में जो भी वाक़यात हुए एज एन एडिटर नहीं, ये तो कहानी वही कि फिल्म की अपनी कहानी की दबी जाती है हमेशा और उसके अराउंड जो हो रहा था वो हमें याद रह गया। एज एन एडिटर, लाइक व्हाट इज़ योर फेवरेट पार्ट ऑफ द फिल्म? नॉट इवन एज एन एडिटर, आई मीन नाउ आई डोंट वांट के, क्योंकि किसी का काम आप अलहदा तो कर नहीं सकते। मैं कहूँ कि खिज़र का काम अलहदा हो जाए या एक्टर का अलहदा हो जाए या आपका हो जाए, व्हाट इज़ योर फेवरेट मोमेंट इन द फिल्म? मिलाद से वापसी के बाद जो मियाँ बीवी का सीन, सारियां आवाज़ां आ रही हैं सन, सुनी सी मैं तुहाडी भी नात। सही सी बहुत। हाँ, बट वो सीन टू बी ऑनेस्ट वो सीन एडिटिंग डिपेंडेंट भी है बहुत, क्योंकि वो उन चंद सीन्स में से है जिसमें आपके पास कवरेज है
जी किस वक्त आप आरिफ पे रहेंगे, किस वक्त आप समिया, अदर देन दैट लॉन्ग टेक जब वो गिरती हैं और वो उठा के। बट व्हाट अबाउट दैट सीन? मतलब एक तो वही बात है, उसमें एक यूनिवर्सल इमोशन तो है कि एक मियाँ बीवी हैं, बट व्हाट इज़ द मोमेंट जो आपको हमेशा खींचती है? मुझे उसमें जो समय मुमताज़ के एक्सप्रेशंस हैं ना, वो अगर आप उसी सीन की कंटिन्यूटी है, जब वो जानने से पहले तैयार होता है तो वो अपनी वो कर रहा है, इधर लगा लगाता रहे है, हैं टोपी सुरमा। वो पीछे शीशे के अंदर से उसका वो देख रहे हैं। अगर आप वहाँ पे एक्सप्रेशन देखें ना समय के, तो वो बहुत कुछ बता रहे हैं वहीं पे, मतलब उसको लग रहा होता है कि कुछ होने वाला है। वाला है। राइट राइट। तो मैं हमेशा उस पे था, मुझे लगता है उसका मेकअप भी कुछ मतलब उस तरह से किया हुआ था, बहुत ज़्यादा उनका जो चेहरा था वो जैसे सफ़ेदी की तरफ नहीं होता। समिया भाई तो यार आप समिया के मुंह के ऊपर कोई एक पाउडर का कतरा भी नहीं कभी लगा। समिया का वाहिद मेकअप ये था कि हमने कहा कि समिया के लिए ब्रीफ इतनी थी कि जैसे इस तरह की ख़वातीन जो हैं, जो अब बेड पे है बेचारी, मतलब वो क्या करती होगी, उसको सुर्खी सुरमा लगाने की तो कोई दिल में नहीं रही, मतलब उसके लिए तो इतनी जिद्दोजहद बहुत है कि मुझे गुस्ल खाने भी खुद नहीं जाना, मुझे कोई लेकर जाएगा। तो मैंने समिया को कहा कि ये बाल लेकिन जो है ना इनको क्या करें, और समिया आपको पता है इतनी ग्रेसफुल हसीन खातून है, लेकिन वो उनको परवाह नहीं है कि बाल डाई करने। मैंने कहा ऐसी ख़वातीन मेहंदी लगाती हैं। तो फिर समिया की डिटेल में मैं आपको बताता हूँ। तो समिया ने कहा कि मेहंदी लेकिन गर्मी में लगती है, फिल्म सर्दी की है, तो जब प्रेप शुरू हुई तो समिया कहती मैं अभी से लगा लेती हूँ ताकि उस वक्त तक उतर जाए, बजाय इसके कि रोज़ हम कोई नकली रंग लगा रहे हैं। तो समिया ने मेहंदी, असल मेहंदी बालों में लगा के फिल्म से कई हफ्ते पहले शूटिंग के छोड़ दी। तो वो जो लाल सफ़ेद और वो जो बाल हैं, तो वो समिया का वाहिद मेकअप वो है। मुझे यही लगता है कि एक एक्टर के अंदर ये पावर होती है कि जब वो उस चीज़ में बिलीव करता है ना, तो फिर वो ना चाहते हुए भी जो आँख फड़फड़ाना, वो आंसू आना और वो रंग आपका उड़ना, हाँ, there's no makeup. इसी की मैं बात कर But रहा that's था। what I'm saying. There's no makeup. It's not कि हमने समिया को कोई उसमें हमने दिखाया है कि उनका रंग उड़ा है, वो उनका अपना एक्टिंग है। It's nothing. There's no makeup. वो जो एक मौत की एक होती है ना, वो उस शॉट में फील होती है। आपको याद है वो उस सीन के ऊपर जब एडिट कर रहे होते थे, उसमें थोड़ा फोकस ट्रिकी है। जब वो जाते हैं वहाँ पे, वो कैमरा अजीब सी एक मूव है, वो मूव 100% स्मूथ नहीं है, और एटलीस्ट उस टेक में नहीं है जिस टेक में। मेरा तो उसमें फेवरेट वो है जो हाथ मिलाते ना कि अच्छा फिर चौरी साहब चंगा फिर चौधरी साहब। छोटी सी डिटेल्स वही जो बहुत खूबसूरत होती हैं कि अब ये खा जाए जी थे वो चौधरी ने, अब वो एक लाइन में उसने उसको बोला है कि अच्छा चौधरी साहब फिर मैं जा रहे हैं। आई मीन दैट रिलेशनशिप इज सो ब्यूटिफुल। और वाकई यू राइट कि जब समिया उनको देखती हैं वहाँ पे, सो इट्स अ मोमेंट वेयर आपको आगे वाली कहानी का पहले से पता चला। या एंड आई थिंक वो सीन में भी, मतलब अपने काम के ऊपर खुद इंसान को नहीं इमोशनल होना चाहिए। बेवकूफ़ लग रहा हूँ मैं इस वक्त, लेकिन व्हाट आई एम सेइंग इज कि उस एक सीन से ना मैं भी अपने आप को डिस्कनेक्ट करता हूँ हमेशा। कि वो सीन ना मुझे लगता नहीं ये डायरेक्ट भी नहीं हुआ, इसमें मेरा कोई कंट्रीब्यूशन भी नहीं है। वो लिटरली एक मोमेंट की तरह मुझे नज़र आता है जो दो लोगों के बीच में एक अजीब सा एक बॉन्ड है। अब उस दिन किसी ने लिखा कि फिल्म ना एंड की तरफ स्लो हो जाती है, तो मुझे रिव्यूअर्स वगैरह पे कभी भी गुस्सा नहीं आता। मैं सोचता हूँ उनका भी हक है, उनका भी काम है, लेकिन उन्होंने जब इस सीन की बात की तो मुझे गुस्सा चला था। उनका नहीं यहाँ पे आप जो है ना, अब ये फिल्म स्लो होती भी है तो वो स्लो इसलिए हो रही है कि ज़िंदगी थम गई है वहाँ पे। उस बंदे की ज़िंदगी में एक सख्ता आ गया है और इसके बाद कुछ नहीं बचा। मैं तो है नहीं, अब आपको उसके बाद एक वो नहीं होता, पंजाबी में क्या कहते हैं, फिल्म के नंबर चल पैंदे ने ना, जो स्क्रॉल आता है, तो मैं कहता वहाँ से मेरे लिए तो फिल्म के नंबर चल पड़े, बिकॉज नाउ यू डोंट केयर, यू नो। In any case, that scene has some weird. इसमें इरफान साहब का भी है कि फिल्म जल्दी खत्म होनी चाहिए, उनको भी आगे 2-3 सीन नहीं लगते, उनको भी नहीं अच्छे लगते। आई नो बट वही बात है, मैं इसका जवाब ये देना चाहता हूँ कि जब आप आमतौर पे कहते हैं ना कि जी फिल्मों की वो जो आमतौर पे एंडिंग हैप्पी एंडिंग होती है, उसके बाद क्या वाकई हैप्पी एंडिंग है? क्या और जो विआह होया है उन्होंने बाद कोई मसला नहीं होएगा, मुंडा कुड़ी
हयात हंसी खुशी रहेंगे नहीं। तो इधर भी मैं ये कहता हूँ, लोगों ने कहा होपफुल एंडिंग नहीं होती है, मैंने कहा हु नोज़, सदफ अकले 2 महीने बाद उसकी बहन आएगी बाहर से, पता नहीं वो बाप से माफ़ी मांग भी ले, बट लाइफ डज नॉट गिव यू क्लोजर एवरी टाइम, यू नो। अच्छा जी, अब YouTube पे फिल्म हमने लगा दी नदीम, ये क्या, और वो दिन ज़रा सिर्फ क्विकली बताएं जब टॉरेंट 300 रुपए की, व्हाट्सएप पे 300 रुपए की बिक रही थी। 150। बहुत ही मैं माजरत के साथ कहना चाहता हूँ, स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज की क्वेश्चन दे रहा हूँ, 150 रुपए पे जो बेच रहा था, बहुत फिटे मुँह आपका इस बात पे, कोई रेट ही ठीक ला लेना सी तुसी है। 150 रुपए की तो DVD नहीं मिलती। अच्छा, यही एक्सप्रेशन था। मतलब हाँ, मतलब बहुत ही बुरी बात। वो किसकी जुगत है वो, सोहेल साहब की है ना किसी ड्रामे में, वो कहते हैं तेरा तकरीबन फिटे मुँह, तो वो तकरीबन नहीं यकीनन इस बात का फिटे मुँह। चले, आई एम सॉरी, मतलब मैं इंसानों के साथ इस तरह का गलत ज़बान भी इस्तेमाल नहीं करना चाहता, तो इस बात पे और इस एनालिसिस का मुकम्मल फिटे मुँह कि 150 रुपये में आपने कहा कि टॉरेंट चलेगा अब हमारा है, दैट वाज हार्ट ब्रेकिंग। आई थिंक वो एक चीज़ थी जिस पे मुझे सब ये लगा कि अब डाल दे। अब डाल दें इसको, जी और डाल कर दें, आज़ाद कर दें, जी। क्योंकि फिल्म है भाई लोगों के देखने के लिए बनी थी, और 4 साल में तो डॉलर कहाँ चला गया, तो उस वक्त जो भी पैसे लगे थे वो तो अब इस वक्त उनकी वक़्त इतनी सी रह गई होगी। ऐसा ही है। ये 1 अगस्त का वाक़या और हमने 4 अगस्त को रिलीज किया, 4 दिन के अंदर। और यार ख्याल इस दफ़ा तो मैंने मुशावरत की भी जहमत नहीं की, नहीं, ना कवल से ना किसी और से। अब्बा जी थोड़े खफा हुए, इसमें मैंने उनसे कहा कि इसको ना फरमा बरदारी मत समझिए, इसको सिर्फ ये समझिए कि मैं नहीं चाहता था कि मैं आपको दोबारा स्ट्रेस दूँ, क्योंकि वो भी बेचारे अपने तई हर कुछ हफ्ते के बाद मैं फलाने को फ़ोन कर रहे हैं, मैं फलाने नाल गल करके देखना। हाउ डज इट फील नदीम? अब बहुत अच्छा फील है। अब अच्छा फील हो रहा है? मुझे यूट्यूब के ऊपर जो रिलीज़ करने का एक फ़ैसला था, मतलब इस बात के अलावा वो एक दुख था कि यहाँ नहीं जानी चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है कि जिस जगह के लिए बनाई जाती है वहाँ जाना एक और वो एक था। आखिरी लम्हे तक जब तुमने वो बटन दबा नहीं दिया तब तक मतलब कि ना एक अंदर से एक थी कि नहीं, गलत हो रहा है कुछ। गलत से मुराद ये कि YouTube आखिरी स्टॉप होना चाहिए था, राइट? सिनेमा में लग जाती। अब जो फी ज़माना चल रही हैं बातें कि जी OTT पे लगती, OTT पे 2-3 साल लोग चलाते हैं, फिर उसके बाद मुझे लगता है कि वाकई अगर आपने लोगों के लिए बनाई है तो फिर लोगों के एक्सेस में भी हो। ये भी ज़्यादती की बात है कि एक चीज़ और सिर्फ एंटरटेनमेंट कह लीजिए या जो भी आप कह लीजिए, मुझे तकलीफ़ होती है इस बात की कि वो बड़ा इकोनॉमिक्स पे और इट्स अ वेरी क्लास डिवाइड का शिकार है एक चीज़। हर बंदा सिनेमा नहीं जा सकता, हर बंदा अपने घर में अच्छा इंटरनेट और नेटफ्लिक्स और अमेज़ॉन की सब्सक्रिप्शन भी नहीं ले सकता। सो कहीं ना कहीं यूट्यूब पे इवेंचुअली या ऐसी जगह पे आनी चाहिए थी। पुराने ज़माने में अब्बा बताते हैं कि जो टूरन टाकियाँ होती थी, तो जब आप छोटे शहरों में जाते थे, गांव देहातों में जहाँ लोगों की जेब नहीं होती थी, तो वहाँ टिकट शहर की निस्बत कई दफ़ा बहुत सस्ता होता था। बिल्कुल। टेंट लगा के, प्रोजेक्टर लगा के, साथ वो ट्रैक्टर का जनरेटर, वो जो बैटरी अटैच करके फिल्म चलती होती थी। और अब्बा बताते हैं कि लोग वो टेंट के अंदर अपने लेले लेके भी आ जाते थे, लेले वाला भी बैठा हुआ फिल्म देख रहा है। आई जस्ट फील कि फिल्म की वो खूबसूरती थी कि फिल्म देखी जो जाती थी वो एक कल्चरल इवेंट, एक सोसाइटी का गैदरिंग बिल्कुल का एक वो मौका होता था। ये नॉर्मली ये जो है ना कमर्शियल कंपनियां, जो ब्रांड्स हैं, ये लेके जाते थे देहातों में। क्योंकि मेरा तो बैकग्राउंड बिल्कुल देहात वाला है। आपने देखी भी टूर एंड टाकी हाँ, फिल्म? वो दोनों तरफ बैठ के, मतलब उसका वो भी ये भी नहीं होता कि एक ही तरफ बैठ के, वो दोनों तरफ बैठ के आप देख सकते हैं। तो शायद याद हो आपको वो जब हम सोचते थे तब भी कि ज़िंदगी तमाशा को हम शायद जहाँ सिनेमाज नहीं है वहाँ लेकर जाएंगे और कोई एक वैन बना के प्रोजेक्टर, हज़ारों ख्वाहिशें कि हर ख्वाहिश पे निकले दम। खैर, बट लाइट फील कर रहे हैं, थोड़ा कंधे मोड़े छोड़े, खिंचाव कम हुआ है, कुछ गर्दन थोड़ी बेहतर हुई है। 3 दिन मेरे स्ट्रेस में गुजरे यूट्यूब पे आने के बाद भी, क्योंकि वो जो कमेंट्स थे और वो सारी जो चीज़ें थी वो उसको भी हम वो पहले तो बंद ही किए हुए थे।
तो लेकिन फिर भी अब यूट्यूब का क्योंकि मैं उसको देख रहा होता हूँ तो कमेंट्स आते वो दूसरी पोस्टों पे आ रहे थे ना, दूसरी बारे जो और चीज़ें लगी हुई थी। तो वो एक था, मेरा ख्याल है 3 दिन के बाद जुम्मे को लगी है तो एतवार तक लोगों ने देख ली थी और फिर बदलना शुरू हुए रिव्यूज़। मैं देखे नदीम, हमने कुछ तो अपने शशके पूरे किए ना। 3 बजे शो लगाया ना जुम्मे वाले दिन पूरी दुनिया में वीकेंड पे रिलीज होती है फिल्म, राइट? जुम्मे को 3 बजे हमने रिलीज तो कर दिया, पावे यूट्यूब पे हुई। नहीं, वो पहले हम 3 मार्च को लगा रहे थे, फिर आपने अचानक कहा कि नहीं, फिल्म पाकिस्तान में हमेशा जुम्मे को लगती है। जुम्मे को मिलाओ, जुम्मे को लगेगी फिल्म पाकिस्तान में नहीं, ग्लोबली क्योंकि वो वीकेंड आता है ना, बिजनेस वाइज इट सूट्स पीपल। तो इधर तो बिजनेस का सवाल नहीं था। अच्छा, मुझे वो वैसे वो एक हमेशा से लगता था कि जुम्मे का दिन शायद वो एक थोड़ा सा अगेन देखिए, हमारे कल्चर में ऑफ कोर्स जुम्मे की एक बरकत या पूरा जुम्मतुल मुबारक हम कहते हैं। सो आई एम श्योर यू नो वो भी कहीं ना कहीं वही बात कि लोग जब ये समझते हैं ना कि मज़हब पे कोई भी बात एक अलहदा करके की जाती है, नहीं, मज़हब तो गुत्था मिथा हुआ है आपके रोज़मर्रा में, यू नो। तो वो अब वो चाहे, मैं वही सोच रहा हूँ कि फिल्में लगाने वालों ने शायद अगर ये सोचा है कि जुम्मा एक मुबारक दिन है, इवन हाउ कैन दैट बी नॉट करेक्ट और हाउ कैन दैट बी इंटायरली इनकरेक्ट, आई डोंट नो, शायद किसी ने सोचा। बट चलिए खैर नदीम, मुझे लगता है ये एक ना एक बोझ था जिसको उतारना ज़रूरी था, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि हम तो वही सिर्फ ज़िंदगी तमाशा पे नहीं, हम खूबसूरत फिल्म्स की जो हमारी नन्ही मुन्नी सी अच्छी सी एक टीम है, आप उसका एक अहम हिस्सा है। दूसरे काम करते हुए भी कहीं ना कहीं दिमाग में वो पुटा रही होती थी बात के, यू नो, मतलब नई फिल्म जैसे जब अभी जो लिखना शुरू किया हुआ है, तो कहीं ना कहीं मुझे वो नहीं होता, वो एक रुस्सा हुआ बच्चा आपका कि मेरा की कसूर थी, मेरा की करना है, मेरा फैसला तो करो। जिंदगी तमाशा had started doing that to me। अब एक और जो हमारी अपनी वो एक इन हाउस एक जुगत है कि हम लोग, मुझे पता है उसका, या पहली दफ़ा बताने नहीं पता है, पहली दफ़ा, अच्छा पता है, हाँ वो सब कमल आप और ये सब कि हम बना के रख लेते हैं, हाँ जी, हम रखने के लिए चीज़ें बना। वो तो मुझे किसी ने एक दिन बोला ना कि आपकी फिल्में जो हैं वो चलती नहीं है या वो चलने नहीं दी जाती। मैंने कहा जी, बनाना मेरा काम है, चलाना मेरा काम नहीं है, क्योंकि मैं डिस्ट्रीब्यूटर नहीं हूँ। लेकिन नदीम, अब डिस्ट्रीब्यूशन भी हम खुद करें, चाहे यूट्यूब पे करें, इस दफ़ा तो डिस्ट्रीब्यूटर भी हम खुद हैं। बिल्कुल ऐसे। ये तो नहीं, इसका जो अभी लास्ट सिनेमा का वो एक हुआ था, उसके बाद शायद आपको याद हो, मैंने ये कहा था कि वो इंडिपेंडेंटली रिलीज डिस्ट्रीब्यूट भी करें, हाँ, और पूरी दुनिया में भी हो रहा है, मतलब वो काम को समेटने की अब जी कोशिशें की जाती हैं, काम सीधा रखने की जाती है। पुराने ज़माने में तो आपको पता है ना, मतलब एक तो रीलें होती थी, वो रिक्शों में जाती होती थी, जी राइट? वो सुना है अगर 2 सिनेमाज में फिल्म लगी हुई है और प्रोड्यूसर ने पैसे बचा लिए या डिस्ट्रीब्यूटर ने, तो एक ही प्रिंट, यानी एक जगह पे वो शुरू करते थे 3 बजे, दूसरी जगह 3:30, तो 3 बजे जो वहाँ रील चली है वो रिक्शे चलते होते थे, राइट? और फिर पैसे जो कलेक्ट होते थे वो इसी तरह होता था कि वो टिकट पे शाम को वो गिन के फिर डिस्ट्रीब्यूटर का बंदा जाता था, वो वहाँ से पैसे लेता था, वो पैसे, यू नो, लाइक, सो एवरीथिंग इज़ बिकमिंग डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक नाउ। तो कोई नहीं दिन, एक दिन असी अपना OTT बना सा, हमने इस पे भी सोचा, अपनी फिल्में खुद रिलीज करेंगे इंशाल्लाह। हमने OTT में भी सोचा ना, वो चीज़ें हमने उस पर भी रिसर्च की। कोई बात नहीं, यू नो, अभी somebody said again, जो अच्छी बात है, जो फिर आपको होता है ना कभी कभी अंधेरे में फिर आपको सभी बत्तियां बंद नज़र आ रही होती, तो उस दिन मुझे जॉयलैंड के हवाले से एक इंटरनेशनल पब्लिकेशन में बात हो रही थी उनसे, साइन भी था, तो उन्होंने कहा कि कितने प्रोडक्शन हाउसेस हैं थी जहाँ पे जो 2017 में पैदा हुई हुई एक कंपनी है, 2 फिल्में हमारी ऑस्कर सबमिशन हो चुकी हैं, बिल्कुल राइट, 3 फिल्में हम प्रोड्यूस कर चुके हैं, जी ठीक है, ना मैं किसी सेठ दा मुंडा, ना मेरे कोई किले मुरब्बे ना मेरे कोल कोई और प्रॉपर्टी जिन्नी सी मैं वेच के फिल्मां बना लिया ने, हुण अगली फिल्म ਲਈ नवे प्लॉट कोई दवेगा, मलिक रियाज साहब ਨੂੰ कांटेक्ट करने हैं जी, साडा पैटर्न है ये जी, प्लॉट लेने हैं, प्लॉट बेचने हैं, फिल्म बनाने हैं, ते सो इट्स ओके, आई जस्ट फील इट्स अ बिग अचीवमेंट कि आप सब लोगों के, और वही बात कि फिल्म मैं अकेला तो नहीं बना सकता,
अब फिल्म और सिर्फ पैसे से नहीं बन सकती फिल्म। अब्बा कहते होते थे फिल्म पैसे नाल नहीं हौसले नाल बनती। तो मुझे लगता है कि वो मेरा जो हौसला है वो आप सब लोगों की वजह से बनता रहता है, क्योंकि मुझे पता होता है चलो यार कुछ ना कुछ कर करा के फाकों में तंगीन में भी हम फिल्म तो बना लेते हैं। जिंदगी तमाशा पे एक जो और इल्ज़ाम हमेशा लगता रहा है कि पैसे डॉलरों दिखाते और डॉलर मैनू ना कोई गल दे ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ डॉलर का कोई गल दे। लेकिन अब नदीम जो डॉलर आ रहे हैं ना वो बेचारे बाहर भी जो पाकिस्तानी देख रहे हैं ना वो विमियो के ऊपर $11 वाली वो भी पे करते हैं और फिर लोग गिला कर रहे हैं कि आपने बैंक डिटेल पाकिस्तानी दी हुई है हम यहाँ से। तो जी डॉलर अब जो आ रहा है ना वो एक मोहब्बत और उस जज्बे से आ रहा है, वो कहीं से 50 आ रहा है कहीं से $20 भी आ रहा है और वो अनमोल है। और वो वाकई वो वाला अब मेरे लिए हौसला है कि आई डोंट केयर। बट दिस फिल्म वॉज नेवर फंडेड बाय एनीवन, दिस फिल्म हैड नो एजेंडा। दिस फिल्म मैं भी बता रहा हूँ लेक सिटी लाहौर में एक जगह है वहाँ 14 मरले का मेरा प्लॉट था और वो प्लॉट मैंने अपने टीवी की कमाई से ख़रीदा था। और जिस दिन मुझे पता चला कि प्लॉट की कीमत डबल हो गई मैं क्या बेचो कि फ़िल्म बनाओ, उस सारे पैसे से मैंने ये फिल्म बनाई थी और इसमें किसी का एक आना नहीं लगा हुआ था सिवाय बहुत सी मोहब्बत और मेहनत के जो मेरे क्रू ने मेरी टीम ने मेरी कास्ट है इसमें डाली। थैंक यू नदीम एंड दिस इज़ योर फिल्म एंड डोंट लेट एनीबडी मेक यू फील बैड अबाउट इट। नहीं सर कभी भी नहीं। थैंक यू।